गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई कैसी चल रही सबकी? कोई डाउट वाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो कमेंट में पूछा करो, ठीक है। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 14, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और एरिया वेक्टर समझाया था स्टार्टिंग में। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ उसके क्वेश्चंस कराए और लास्ट में जो एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, जो ट्रिकी क्वेश्चन था, वो भी मैंने वहाँ पे कराया है, ठीक है ना। जिसने लास्ट वीडियो हमारी देखी नहीं है वो लास्ट वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, ठीक है। तो बच्चों आज चालू करते हैं गॉसेज लॉ, ठीक है ना। गॉसेज थ्योरम पढ़ेंगे। तो गॉसेज थ्योरम के बहुत सारे यूज है, ठीक है ना। बहुत सारे यूज कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, फ्लक्स फाइंड करना। फ्लक्स फाइंड करने का एक दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है गॉसेज लॉ। आ रही बात समझ में? कल हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन था, और यहाँ पे जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। जो भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ होगी, ठीक है ना। गॉस थ्योरम पढ़नी है। व्हाट इज द गॉस थ्योरम, ये हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड एक दो डेरिवेशन है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आज कराऊंगा। और फिर कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो चालू करें। तो बच्चों माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों। और फ्रेंड्स को अपने को शेयर भी करें, जिससे हर कोई इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। चालू करें। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द गॉस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, जो बोर्ड पे लिख रहा है, फाई इक्वल टू सरफेस इंट्रीगेशन, दैट इज द सरफेस इंट्रीगेशन। ये ध्यान रखना, सरफेस के रेस्पेक्ट में इंट्रीगेशन, ऐसे गोला सा लगा देते हैं ना, ये सरफेस के रेस्पेक्ट में इंट्रीगेशन होता है, ठीक है। ई डॉट डी, ठीक है। इस तरह से मैंने कल बताया था आपको। तो देखिए हेडिंग लगाएं अपनी नोटबुक में, गॉसेस थ्योरम। व्हाट इज द गॉसेस थ्योरम, देखते हैं अब। तो बच्चों एक अपने पास इस तरह से मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है ना। अरे बात समझ में? एक हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है मान लो Q1 प्लस के, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस के Q2, ठीक है। और चलो एक नेगेटिव भी मान लेते हैं, एक है माइनस के Q3, और एक बाहर भी मान लेते हैं, बॉडी के बाहर भी कोई चार्ज रखा हुआ, दैट इज द Q4। अरे बात समझ में? तो हमें नेट फ्लक्स निकालना है इस बॉडी का, कितना नेट फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का जो तरीका है, एक तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अपन बात करें तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता था आपको पता है, ई डॉट डी ए, फिर ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर में होता था और डॉट प्रोडक्ट होता था, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम करेंगे, अब ये गॉस थ्योरम के रिलेटेड से करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे कि देखो आज मैं एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको और तरीके से लिखें तो सिग्मा लगा लीजिए यहाँ पे, सिग्मा क्यू इनसाइड। आ रही बात समझ में? और बच्चों यही गॉस थ्योरम है। बस ये दो लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये इक्वेशन बन रही है जो, यही गॉस थ्योरम है। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने। फाई ई, फाई का मतलब फाई टोटल, ठीक है ना, ये टोटल है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। नेट जिसको बोलेंगे नेट फ्लक्स, दैट इज द क्यू इनसाइड, ये है टोटल चार्ज इनसाइड वाला, दैट इज द एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो बच्चों देखो इस तरह से हम फ्लक्स निकालेंगे। एक आपने कल फॉर्मूला देखा था जो था फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इज दैट क्लियर? ये देखा था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और ये हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो फाई ई टोटल इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? अब बात करें जैसे कि यहाँ पर फाई ई क्या है, मेन बात समझने की ये है कि फाई ई क्या है, क्यू इनसाइड क्या है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसमें फाई ई देखें तो बच्चों ये नेट फ्लक्स होता है, ध्यान रखना। नेट फ्लक्स का मतलब, नेट फ्लक्स किस किस के कारण, देखो Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण, ठीक है। एक बात बताओ, Q4 को ऐड क्यों नहीं किया हमने? जो इस जो अपने आपने बॉडी ली है, इस बॉडी के जो बाहर पार्ट है, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी बच्चों बॉडी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में तभी तो फ्लक्स निकालेंगे अपन।
तो ये जो Q4 है इसके कारण जो नेट फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा इस बॉडी के लिए। जो Q4 है उसके कारण जो नेट फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन अब जो नेट फ्लक्स ये निकला है ये किसके कारण निकला है, देखो इससे फील्ड लाइन निकलेंगी इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से फील्ड लाइन क्रॉस होंगी और यहाँ से भी इस तरह से फील्ड लाइन क्रॉस होंगी, ठीक है ना। अब ये जो फील्ड लाइन निकलेगी यहाँ पर फील्ड लाइन आएंगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन आएंगी इस तरह से, ठीक है ना। तो जितनी भी फील्ड लाइन आई है गई है सब कुछ मिला के, और जो नेट फील्ड लाइन बची है, नेट फील्ड लाइन आउटगोइंग वाली, आ रही है बात समझ में, ध्यान से समझना इस वर्ड को, फाई का मतलब समझना कि जो नेट फील्ड लाइन आउटगोइंग वाली है, आउटगोइंग फ्लक्स बताया था ना, आउटगोइंग वाली है, वो होता है फाई ई टोटल, वो फाइंड करते हैं हम यहाँ से। अब बात करें कि क्यू इनसाइड क्या होता है, कि क्यू इनसाइड होता है कि अंदर जितने चार्ज हैं उनका एलजेब्रिक सम, ध्यान रखना ये चीज, क्यू इनसाइड क्या होता है, एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनसाइड चार्जेस, ठीक है ना, अंदर जितने भी चार्ज हैं उनका एलजेब्रिक सम, दैट इज द क्यू इनसाइड, ठीक है ना। देखो सिग्मा लगा रखा है, सिग्मा क्यू इनसाइड, और एप्सिलॉन नॉट आप अच्छी तरह से जानते हो, व्हाट इज द, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, कितनी वैल्यू होती है आपको पता ही थी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इज इट क्लियर। तो देखें कि क्यू इनसाइड क्या था, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनसाइड चार्जेस, ठीक है ना। तो बाहर का क्यों इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे हम बात सोचने वाली आती है कि सर ये Q4 क्यों इंक्लूड नहीं किया, तो बच्चों समझो, देखो Q4 के कारण जो नेट फ्लक्स आएगा ना वो 0 होगा। देखो इससे जो फील्ड लाइन निकलेंगी इस तरह से निकलेंगी, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी, इस तरह से फील्ड लाइन जाएंगी, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि जितनी फील्ड लाइन इनकमिंग है, मतलब जितनी फील्ड लाइन अंदर एंट्री कर रही है उतनी फील्ड लाइन निकल रही है कि नहीं निकल रही। आप तो एक काम करो, एलिमेंट लेके सोचो, ठीक है, मान लो एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, तो इसके अपोजिट एलिमेंट ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात करोगे इस पॉइंट पे, तो मान लो ये प्लस Q4 चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर, इस एलिमेंट पर इधर होगी, होगी कि नहीं होगी, वेक्टर ही। और यदि हम इस एलिमेंट पे बात करें कि जो एरिया होगा, एरिया का वेक्टर होगा, वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब बात करो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इज दैट क्लियर, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस DA इधर की तरफ। तो यहाँ जो थीटा आएगा वो आएगा 0 डिग्री, और यहाँ जो थीटा आएगा वो आएगा 180 डिग्री, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है, नहीं रहना, क्या बताओ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा क्या, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना यहाँ पर फ्लक्स होगा आउटगोइंग और जितना यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स होगा, ठीक है ना, तो वो नेट फ्लक्स निकालेंगे। नेट फ्लक्स क्या होता है, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, 3D सरफेस की बात करें, ठीक है ना, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। तो वी कैन से इजीली कि जो नेट फ्लक्स आएगा इस Q4 के कारण, दैट इज द 0, इज दैट क्लियर, दैट इज द 0। इसलिए इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया। नेट फ्लक्स किस किस के कारण बचेगा, Q1, Q2 और Q3 के कारण बचेगा, इज दैट क्लियर, ओके। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो इसको जैसे ही आगे बढ़ाओगे, देखो फाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द E डॉट DA, बच्चों DA की जगह बुकों में बहुत जगह DS लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, सब सही है, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये सबसे ज्यादा काम आना है। क्यों काम आना है कि यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई टर्म, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म मिल चुकी है हमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ये चीजें पता हो हमें तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। फ्लक्स से चाहिए तो फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये दोनों चीज काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करें, देखो आपने क्यू इनसाइड समझ लिया क्या होता है, कि अंदर जो चार्ज है बाउंडेड चार्ज, आ रही बात समझ में, एक सरफेस है उसके अंदर जो बाउंडेड चार्ज है, दैट इज द सिग्मा क्यू इनसाइड, इज दैट क्लियर। और बात करें कि वेक्टर E क्या है, तो वेक्टर E होता है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, और प्रॉपर वे में बोले इस चीज को, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट, दैट इज द नेट है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किस किस के कारण इंक्लूड करना है, तो बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, जो E की वैल्यू आएगी, एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था 2004 में, ध्यान रखना ये चीज, वो जो बता रहा हूं मैं बात, बहुत सिंपल कंसेप्ट था, कुछ नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल में पूछ लिया था इस चीज को, ठीक है।
तो जो E की वैल्यू आएगी, किसी पॉइंट पे भी बात कर लो आप, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे बात कर लो, ठीक है, जो E की वैल्यू आएगी, जैसे मान लो एक आपने एक एलिमेंट यहाँ लिया है, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, कहीं भी ले लिया, तो यहाँ पर जो E की वैल्यू किस किस के कारण, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर नेट DA तो इधर हो गया, चलो इसका ठीक है मान लेंगे हम, और इस पर E की बात करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण आएगा, वो इस Q1 के कारण भी आएगा, Q2 के कारण भी आएगा, Q3 के कारण भी आएगा और Q4 के कारण भी आएगा। ध्यान रखना ये चीज, ये क्वेश्चन आया था बाकायदा, एडवांस 2004 में पूछा भी गया था कि इस फॉर्मूले में वेक्टर E किस किस के कारण है, बाकायदा ऑप्शन भी थे, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना ये चीज कि जो वेक्टर E यहाँ पर नेट रिजल्टेंट निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण भी आएगा। एक बात बताओ, Q4 अपना प्रभाव खत्म कर देगा क्या, अपना इफेक्ट खत्म कर देगा क्या, यहाँ पे नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा वो भी Q4। फ्लक्स क्यों हमने नेगलेक्ट किया इसमें, फ्लक्स के लिए हमने जब Q इनसाइड लिखा तब Q4 को क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि Q4 का जो नेट फ्लक्स आ रहा था वो 0 आ रहा था। आप लिखना चाहो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नेट फ्लक्स उसका 0 आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है लिखने से, ठीक है ना, इनके कारण निकलेगा नेट फ्लक्स, इसलिए Q इनसाइड में इसको इंक्लूड नहीं किया हमने, E में इसको इंक्लूड किया। आ रही बात समझ में। तो ये फॉर्मूला याद रखना, वेक्टर का E डॉट DA सरफेस इंटीग्रल में इज इक्वल टू Q इनसाइड सिग्मा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक एक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई अच्छी तरह से। एक चीज ये याद रखना, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस, ये भी ध्यान रखना एक चीज, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। एक बात बताओ, सरफेस इंटीग्रल कैसे करोगे जब क्लोज सरफेस ही नहीं होगा तो, ठीक है ना, तो क्लोज सरफेस के लिए हमेशा ये यूज करना है हमें। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद हम गॉसियन सरफेस भी देखेंगे, गॉसियन सरफेस क्या होती है, किस तरह से इसका यूज करना है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये अभी बहुत आगे जाके पढ़ेंगे हम। पहले हम तो अभी इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पहले डेरिवेशन करेंगे, सर ये आया कहाँ से। आ रही बात समझ में। चलो ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें जहाँ तक मैंने बोला, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो समझो मेरी बात, सिंपल सी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब फील लेना इस चीज़ को, ठीक है ना, फील दिलाता हूँ इस चीज़ का कि अपने पास एक स्पेयर है, ठीक है ना, एक अपने पास क्या है, स्पेयर है। गॉस लॉ कहता क्या है ये समझो, ये तो फॉर्मूला तो हो गया अपना, ठीक है। ये अपने पास क्या है, स्पेयर है, ठीक है, और इसके सेंटर पर या कहीं भी किधर भी हो सकता है, ठीक है ना, अपने पास एक Q चार्ज रखा हुआ है। आ रही बात समझ में, पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं भी रखा है, सेंटर पे जरूरी नहीं है, चारों तरफ कहीं भी रखा हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारे पास इस Q चार्ज के कारण इस स्पेयर में से कितना नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है। आ रही बात समझ में कि इस चार्ज के कारण इस स्पेयर में से कितना नेट फ्लक्स आउट गोइंग हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वी कैन सी इजीली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द नेट फ्लक्स, फाई टोटल जिसको बोलेंगे ना, फाई टोटल, दिस इज द फाई टोटल। इज दैट क्लियर। आ रही बात समझ में। देखो समझो और चीज लो, जैसे अपने पास मान लो कोई एक क्यूब है, ठीक है ना, देखो क्यूब है इस तरह से, क्वेश्चन बहुत सारे करने क्यूब के और क्यूबॉइड के, और इसके सेंटर पर जैसे अपना एक रूम है, इस रूम के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ, दैट इज द क्यू। अब बोले तुमसे कि बताओ इस क्यूब में से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा, दैट इज द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला था डेफिनेशन में, फाई टोटल इज इक्वल टू सिग्मा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो एक चार्ज है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो होते Q1 Q2 तो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तीन होते Q3 प्लस, जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था Q1 Q2 Q3 लिया था, उसमें कैसे लिखोगे, Q1 प्लस Q2 और नेगेटिव का लिया था Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फाई टोटल। आ रही बात समझ में। मान लो कोई तुम्हारे पास इस तरह से कोई कौन है, ठीक है ना, एक कौन दे दिया अपने को, इस कौन की जरूरी नहीं सेंटर पे कहीं भी हो अंदर, तो अंदर कोई चार्ज रखा मान लो Q, पर एक चीज ध्यान रखना है, मैं ये टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं, अभी सेंटर का फर्क पड़ेगा, सेंटर पर रखने से क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी केवल मैं नेट फ्लक्स बता रहा हूं कि पूरे क्यूब में से, पूरे कॉन में से, पूरे स्फीयर में से कितना नेट फ्लक्स आउटगोइंग रहेगा, ठीक है ना, दैट इज द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर। आ रही बात समझ में। बोले नेट फ्लक्स कितना है इस कॉन में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो ठीक है, यहां तक
अब एक चीज समझना, तो वेक्टर ई का मतलब समझ गए आप, किस किस के कारण आएगा, बाहर भी चार्ज रखा होगा तो उसके कारण भी आएगा। एडवांस 2004 में आया है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम with the help of Coulomb's law, with the help of Coulomb's law। हम डेरिवेशन देखेंगे गॉस थ्योरम का with the help of Coulomb's law। बच्चों इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा, दैट इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। क्या गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस होती क्या है ये समझेंगे पहले। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो ये गॉस थ्योरम है इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। लेकिन बट ये हमें यूजफुल जब है जब हम इसको सही तरीके से यूज लें। आर्य बात समझ, एप्लीकेबल तो हर जगह, आप कैसा भी गॉसियन सरफेस लेके उसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। गॉसियन सरफेस लेना कैसे है ये एक हिंट है, आप कोई सा भी ले सकते हो, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें यूजफुल रहे, क्वेश्चन में ज़्यादा इंट्रीगेशन नहीं हो, क्वेश्चन को करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो, इसलिए हम गॉसियन सरफेस इस तरह से लेते हैं। कुछ उसके पॉइंट्स हैं वो मैं समझाऊंगा आपको गॉसियन सरफेस कैसे लेना। जैसे मान लो आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे चलो, तो फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, ये है अपने पास फॉर्मूला, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज है अपने पास, तो कैसे सर कैसे निकालें हम, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर बार क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो बताओ सर कैसे पता चला कि नेट फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें कोई गॉसियन सरफेस बनाना है। ध्यान रखना डेरिवेशन जितने भी होंगे सब में आपको पहले गॉसियन सरफेस बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है वो मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना, किस तरह से लेना। तो बच्चों एक चीज बताओ कि इस तरह से इंटीग्रेशन है वेक्टर ई डॉट डी ए, इज दैट क्लियर। तो वेक्टर ई डॉट डी ए का आप इंटीग्रेशन करने में सुटेबिलिटी कब होगी, जब सर ई हमारा कांस्टेंट हो जाए। ई कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और डीए का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आराम से। आ रही बात समझ में, डीए तो कांस्टेंट कर नहीं पाओगे, क्लियर है, डीए तो कांस्टेंट कर नहीं पाओगे। सर ई को कांस्टेंट कर लो, इज दैट क्लियर, ई को कांस्टेंट कर लो। तो फर्स्ट चीज याद रखना, गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना है कि उस चार्ज से चारों तरफ जहां भी जाए, हर एलिमेंट के लिए जो भी एलिमेंट कट करोगे उस सरफेस पर, ध्यान रखना गॉसियन सरफेस के बारे में बता रहा हूं कि उस चार्ज से गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना है कि उस चार्ज से एक जो गॉसियन सरफेस बना रहे हो उसके हर एलिमेंट पे ई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन होगा ही नहीं तुमसे उसका। आ रही बात समझ में। लेकिन इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए हमें ये थोड़ी हिंट पता होनी चाहिए किस तरह से हमें गॉसियन सरफेस लेना। जैसे कि इस पॉइंट चार्ज के लिए मैं मानूं गॉसियन सरफेस एक स्फीयर, रिंग सर्किल नहीं बनाया मैंने, ये स्फीयर बनाया। 3D सरफेस मानना है हमेशा, ध्यान रखना 3D गॉसियन सरफेस ज़्यादातर 3D होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने क्या बनाया, ये स्फीयर बनाया है। आ रही बात समझ में। अब स्फीयर ही क्यों बनाया मैंने गॉसियन सरफेस, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ 3D में कहीं भी चले जाओ तुम, ठीक है, सेम डिस्टेंस है कि नहीं है, सेम डिस्टेंस है कि नहीं है, सेम डिस्टेंस है। स्फीयर रेडियस उसकी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। अब बात करें, मान लो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लिया हमने, यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया हमने, यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया हमने, यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया, यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया, इस तरह से हमने एलिमेंट लिए। तो आप एक एलिमेंट के सोच के देखो, इस पॉइंट पे बात करें तो इस डायरेक्शन में वेक्टर ई होगा कि नहीं होगा। इस क्यू के कारण इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इजीली कह सकते हैं इस चीज को। बात करें कि इस एलिमेंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी इस तरह से होगी कि नहीं होगी, दैट इज द डी ए, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब बात करो इस एलिमेंट पे, ठीक है, इस पे करो, इस पे बात करोगे तो वेक्टर ई इस तरह से होगा और एरिया वेक्टर डी ए, इज दैट क्लियर। इस एलिमेंट पे बात करो, इस एलिमेंट पे बात करोगे तो वेक्टर ई इस तरह से होगा और एरिया वेक्टर डी ए। मैं समझा रहा हूं कि मैंने ये स्पेयर ही क्यों लिया गॉसियन सरफेस,
ये समझना आप, ठीक है। तो जैसे बात करें अब देखिए यहां से कि हर एलिमेंट के लिए, ध्यान से समझना, हर एलिमेंट के लिए जो वेक्टर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो सेम है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। जैसे मान लो यहां से आर डिस्टेंस, यहां से आर, सब जगह आर डिस्टेंस है, तो इस चार्ज के कारण चारों तरफ आर डिस्टेंस पर कहीं भी चले जाओ, चार्ज यहाँ रखा हुआ, यहां से आर, यहां से आर, यहां से आर, यहां से आर, तो कहीं भी आप आर डिस्टेंस पे चले जाओ, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो इसलिए मैंने ये स्फीयर माना है, किसके लिए, किसके लिए माना है, ये स्फीयर माना है मैंने इस चार्ज पार्टिकल के लिए, एक चार्ज पार्टिकल है उसके लिए गॉसियन सरफेस। आ रही बात समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ जिसके हर पॉइंट पर वेक्टर ई क्या रहे, सेम रहे। पहला पॉइंट तो ये है, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल, ठीक है ना। यूजफुल कहाँ होगा वो हमें देखना है, हमें यूज करना। हम तो ऐसे तो इंटीग्रेशन करना होता तो हम वहीं से कर लेते ना, इंटीग्रेशन से यदि सॉल्व ही करना होता क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ही करना होता तो जरूरत ही क्या थी हमें गॉस लॉ की, बताओ जरूरत थी क्या। ये किस लिए बना, जैसे मैंने आपको स्पेयर के डेरिवेशन छोड़े थे, वो क्यों छोड़े थे, क्योंकि गॉस थ्योरम से वो 2 मिनट या 3 मिनट के डेरिवेशन है, और वहां आप इंटीग्रेशन से करते तो वो 3 पन्ने का डेरिवेशन है। अरे बात समझ में। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है, फ्लक्स फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां फाइंड किया, वो किस तरह से किया, वो आपने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन किया। फ्लक्स अभी कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, तो फ्लक्स भी आपने जो डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन किया था। और यहां पर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड करेंगे। आ रही बात समझ में। तो चलो देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि हर एलिमेंट पर क्या रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि गॉसियन सरफेस हमें ऐसा लेना है, सिमेट्रिकल लेना है। आ रही बात समझ। एक बात बताओ, जब सिमेट्रिकल लोगे तभी तो आप वेक्टर ई सेम कर पाओगे। सिमेट्रिकल नहीं होगा, यहां से सब जगह सिमेट्रिकल नहीं होगा तो कैसे वेक्टर ई सेम कर लोगे बताओ। मान लो मैं स्फीयर की जगह कौन ले लेता, तो कौन के हर सरफेस पे पॉइंट पर, हर एलिमेंट पर मुझे बताओ वेक्टर ई सेम हो जाता क्या। जैसे मैं इस चार्ज के लिए मान लो एक कौन ले लेता इस तरह से, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस। आ रही बात समझ में। तो मुझे एक बात बता दो कि इसके हर सरफेस के हर पॉइंट पर, समझ रहे हो, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कर सकते हो। यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग, सब जगह अलग अलग होगा। इसलिए इसको गॉसियन सरफेस लेना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी बाद में, क्योंकि ई डॉट डी का इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे हम, वो समझ ही नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में। तो वेक्टर ही हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादातर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि सिमेट्रिकल लेना तो है ही है। सिमेट्रिकल के साथ कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि जो थीटा है ना, थीटा वो या तो 0 डिग्री आ जाए या 90 डिग्री आ जाए। इस तरह से गॉसियन सरफेस लेना। आप सर 0 और 90 का हमारे हाथ की बात थोड़ी आना, तुम ये सोच रहे, लेकिन बच्चों गॉसियन सरफेस लोगे ना, जितने भी डेरिवेशन करोगे उसमें 0 डिग्री 90 डिग्री आ ही जाता है। आप लेके देखना हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जैसे मान लो इसी के लिए बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, हर एलिमेंट पे बात कर लो, हर एलिमेंट पे, इस स्फीयर के हर एलिमेंट पे बात कर लो, कोई सा भी एलिमेंट, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। ई और डी ए के बीच का एंगल जो थीटा, थीटा किसे बोलते हैं, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इज इट क्लियर। तो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, वो हमेशा हर पॉइंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए 0 डिग्री है कि नहीं, हर एलिमेंट के लिए 0 डिग्री है कि नहीं, मुझे बताओ। हर एलिमेंट के लिए 0 डिग्री है। अब ऐसा भी सरफेस लेंगे, जैसे मैं एक बात बताऊंगा, तो मैं एक वायर है मान लो कोई, ठीक है ना, इस वायर के कारण अपने को, ये चार्ज वायर है, अभी डेरिवेशन करेंगे हम आगे चल के, ठीक है, इनफाइनाइट वायर का, ठीक है। तो इसके कारण आप गॉसियन सरफेस लेना चाहोगे तो एक सिलेंडर आता है बच्चों। देखो ये चीज़ है ना, हमें फील से आएंगी, ठीक है ना, ये हमें सोचना पड़ेगा बच्चों इन चीज़ों को, ठीक है ना। और जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने क्लियर होते जाएंगे, अपने आप फील आने लग जाएगा, सर इसके लिए सिलेंडर होगा, सर इसके लिए कौन होगा, सर इसके लिए स्फीयर होगा। आ रही बात समझ में। तो देखो इस वायर के लिए सिलेंडर क्यों लिया, तो देखिए इस वायर के कारण आप एलिमेंट कहाँ कट कर सकते हो, एक तो इस सरफेस पर करोगे, या इस सरफेस पर करोगे, या फिर इस पर करोगे। इज इट क्लियर, इस पर करोगे। अब मुझे एक बात बताओ कि इस सरफेस पर आप कोई भी एलिमेंट ले लो, इस सरफेस पे कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। इस वायर के कारण अवे फ्रॉम दिस वायर, यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ पे डी ए कैलकुलेट करोगे तो डी ए ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
तो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। तो वी कैन से इजीली दैट इज द जीरो। मतलब इस लाइन के कारण जो ये चार्ज आपने वायर लिया है, इस वायर के कारण यहां से कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं होगा। सेम कंडीशन यहां देख लो, यहां लोगे आप इधर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डीए वेक्टर ये, बीच का एंगल कितना हो गया 90, हटा, यहां भी खत्म। बचेगा कि इनके इस सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण, ठीक है ना। मतलब ये कर्व सरफेस के कारण। अब या कर्व सरफेस पे कोई एलिमेंट ले लो तो यहां पर वेक्टर ई आएगा और ये इसी डायरेक्शन में डी आएगा हर एलिमेंट के लिए, और थीटा एंगल जीरो हो जाएगा। और एक बात बताओ, इस वायर के कारण इस लाइन पर हर जगह ई कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? ई कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसलिए हम वायर के कारण सिलेंडर गॉसियन सरफेस मानते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये फील करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो रहा है, ठीक है। थीटा भी 0 डिग्री और 90 डिग्री का लो, जैसे 45 60 ऐसा मत ले लेना, ठीक है। 45 60 पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, हर ऐसा मत कर लेना थीटा हर एलिमेंट के लिए वेरिएबल होगा। अरे ई और डी ए तो है ही वेरिएबल, और कॉस थीटा और वेरिएबल कर दो तुम। पहले ई और डी ए तो है ही वेरिएबल है। ई मान लो, इस फॉर्मूले को करोगे, गॉसियन सरफेस क्यों मान रहे, ई को हम कर रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। नहीं ऐसे ई को कांस्टेंट मत करो, तो ई तो खुद वेरिएबल, फिर डी ए वेरिएबल, और फिर कॉस थीटा भी वेरिएबल, ठीक है। तीन वेरिएबल पहले एक टर्म में कहाँ से बनाओगे इसको? इसलिए ई को कांस्टेंट कर लो, थीटा को कांस्टेंट कर लो, डी ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना, सिंपल सा, ई की वैल्यू आ जाएगी आराम से। अरे बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें एक सिमेट्री लेनी। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो एक बार। आगे बात समझ में? अब एक चीज़ और समझना बच्चों, यहाँ तक कर लिया नोट, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप थीटा 0 90 डिग्री नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि हर एलिमेंट के लिए थीटा कांस्टेंट रहे। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं हो पा रहा है, जरूर नहीं देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री हो ही जाए, ठीक है ना। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, आप कहाँ तक करोगे ऐसी कंडीशन, ठीक है ना। तो ऐसा करना कि हर एलिमेंट के लिए थीटा कांस्टेंट हो जाए। जैसे कि मान लो इस सिस्टम पे बात करूँ तो हर एलिमेंट के लिए बात कर लो थीटा कांस्टेंट है कि नहीं है। जैसे इस सिस्टम की बात करोगे तो इसके लिए यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है और इसके लिए थीटा कांस्टेंट है, तो अलग अलग निकाल देंगे दोनों, ठीक है ना। तो ऐसा थीटा लेना है कि वो कांस्टेंट हो जाए। तीसरी पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ से कर लिया आपने नोट, तीसरा पॉइंट देखना। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको गॉसियन सरफेस इस तरह से लेना है, समझना मेरी बात को। गॉसियन सरफेस हमें इस तरह से लेना है कि उस गॉसियन सरफेस से होके कोई भी पॉइंट चार्ज क्रॉस नहीं हो, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट चार्ज क्रॉस नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो तुमने कहीं गॉसियन सरफेस ऐसे ले लिया, क्या पॉइंट चार्ज पे से ले लो, गॉसियन सरफेस बना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉसियन सरफेस पे कोई पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं रखा होना चाहिए कहीं भी। तो इस तरह से आपको गॉसियन सरफेस लेना है। आगे बात समझ में, गॉसियन सरफेस कैसे लेना है। अब बच्चों अभी जिसको समझ में नहीं आया ना यहाँ तक, ठीक है ना, एक बार और देख लो आप वीडियो को रिपीट करके, और फिर भी नहीं आता है तो आप देखो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस में कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो धीरे धीरे अपने आप तुम टेंशन फिक्र बिल्कुल मत करो, मेरी गारंटी सिखाने की, तुम बस पढ़ते जाओ, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा मैं सारे, ठीक है ना। अपने आप फील आने लग जाएगा जिस दिन गॉस लॉ खत्म हो ना, कंप्लीट हो, वो जिस दिन ये टॉपिक कंप्लीट हो गॉस लॉ, उस दिन आप ये कह दोगे सर हाँ अब गॉस लॉ आ गया हम पे। इज दैट क्लियर? तो चलें फिर आगे, ठीक। तो बच्चों मैंने एक हेडिंग लगाई है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। बोर्ड में सीधा बोर्ड में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बोर्ड में तो ये कराना भी जरूरी है, और बाकी बच्चों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एडवांस मेंस वालों के लिए, कैसे आता है गॉस थ्योरम की जो इक्वेशन है, तो वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो मान लो प्लस क्यू चार्ज है अपने पास, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, और ये एक स्पेयर को बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना, स्पेयर ले लें, ठीक है ना। तो एक स्पेयर रखा है, हमें पता है कि इसके कारण जो नेट फ्लक्स आएगा सर वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी बता दिया है तो मैंने, ठीक है ना। अंदर टोटल चार्ज, इनसाइड जितने भी चार्ज उनका टोटल कर लो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लो, ये क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो ये आता कहाँ से, हमें ये देखना है अब, ये आता कहाँ से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही क्यों होगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, एक मैं डेरिवेशन करा देता हूँ छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कूलाम्स लॉ की हेल्प से कराऊंगा, ठीक है, कूलाम्स लॉ की हेल्प लगेगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण मैं बात करूँ कि इसके कारण फील्ड लाइन इस तरह से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक है ना।
रेडियली टूवर्ड्स होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस जब इस तरह से होंगी रेडियली टूवर्ड्स टाइप की, तो वी कैन से इजीली कि फील्ड लाइंस आउटगोइंग, बाहर निकल रही है इससे, तो नेट फ्लक्स तो बनना ही बनना है, ठीक है। माइनस भी होता तो भी बनना है, आ रही बात समझ में। तो इस जो स्फीयर है इसकी रेडियस हमें गिवन है, दैट इज द आर, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज आर। तो एक एलिमेंट आप कट करो यहाँ पे जाके, कहीं भी कर लो, देखो यहाँ करना चाहो तो यहाँ कर लो, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट में से, वही अपना तरीका है ये, तो अपन जानते हैं कि एक सर एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट के कारण उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा वो कैलकुलेट करेंगे, डी फाई की वैल्यू आएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ द नेट फ्लक्स। इज इट क्लियर? ये तो हम जानते हैं, वही करना है, और करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस प्लस क्यू के कारण इस छोटे से एलिमेंटल एरिया जो आपने लिया है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस हुआ है, इसको फाइंड करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इस चार्ज के कारण इस एलिमेंटल एरिया पे माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि नहीं होगी, वेक्टर ही। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? और बात करूं कि यहां से जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, डी ए। इज इट क्लियर? डी ए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस एलिमेंटल एरिया के तो ई और डी ए के बीच का एंगल जो थीटा है वो कितना आया, 0 डिग्री आया कि नहीं। तो हम लिखें इस एलिमेंटल एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना, दैट इज द डी फाई ई, ओके, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई डॉट डी, इस तरह से लिखते हो ना, ठीक है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? डॉट प्रोडक्ट था, खोल दिया उसको। डी फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, तो मुझे एक बात बताओ, इस चार्ज के कारण यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस एलिमेंटल एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज द के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिखो इसको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। व्हाट इज द डी ए, तो डी ए हम मान लेते हैं, कुछ भी नहीं पता हमें डी ए के बारे में, दैट इज द डी ए लिख दो। व्हाट इज द कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द कॉस 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी फाई ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये छोटे से एलिमेंटल एरिया जो आपने कट किया है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो इतना निकलेगा, डी फाई ई, कितनी वैल्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, हमें पूरे इस चार्ज कारण पूरे सरफेस में से जो स्फीयर है इसमें कितना नेट फ्लक्स आउटगोइंग रहेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करोगे आप दोनों तरफ, तो डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, और इधर करोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज द डी ए। देखो बच्चों, फाई ई इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, हर एलिमेंट के लिए के कॉन्स्टेंट, क्यू कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इट क्लियर? अब डी ए क्या लिख सकते हो, मुझे एक बात बताओ, कि जैसे आप जो सरफेस पर एरिया लोगे, जैसे एलिमेंटल जो एरिया ले रहे हो, ठीक है, उसकी वैल्यू है डी ए, तो छोटे 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 एलिमेंटल एरिया सब डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए, तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, इंटीग्रेशन डी ए का मतलब, ठीक है ना। तो फाई ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखिए फाई ई इज इक्वल टू के की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई से तो 4 पाई गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो फाइनली फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये आ गया हमारे पास। गॉस थ्योरम क्या बोलती थी, गॉस थ्योरम क्या बोलती थी, फाई टोटल या नेट फ्लक्स, फाई नेट फ्लक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द सिग्मा क्यू इन, दैट इज द ओनली क्यू, एक ही तो पॉइंट चार्ज है और चार्ज तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द गॉस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से इस तरह से गॉस थ्योरम हम प्रूफ कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक एक बार इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों यहाँ तक नोट? अब एक चीज़ और समझना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके कारण जो 3D सरफेस है, जो 3D सरफेस है,
ठीक है, तो उसमें से नेट फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना कि शेप एंड साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस स्फीयर की जो रेडियस मान लो r की जगह 2r है, 3r है, 4r है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। अभी भी जो नेट फ्लक्स होगा उस स्फीयर के कारण वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। शेप एंड साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, आगे बात समझ में। देखिए अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे, बहुत बिल्कुल हलवा जैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। हलवा रखा है, खा जाओ इसको बस, और कुछ नहीं करना। आप फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला लगाओ और करो सॉल्व। और देखो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो हमें, ठीक है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और फिर धीरे धीरे हार्ड लेवल पे भी चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा लास्ट तक, ठीक है। तो देखिए कि अपने पास कोई इस तरह से एक सिलेंडर है, ठीक है ना। इस तरह से क्या है, एक सिलेंडर, इसकी लेंथ मान लो आप L है और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q। फील लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक चार्ज क्या रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द नेट फ्लक्स, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। इस सिलेंडर में से कितना नेट फ्लक्स पास हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो करते हैं, चलो। तो बच्चों एक चीज बात बताओ, मुझे समझना है इस चीज को, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि ये जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके कारण जो फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो इस तरह से होंगी कि नहीं होंगी, इधर भी जाएगी, 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 कुछ इस अंदर से भी निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इस तरह से होगा। तो ये फील्ड लाइन जो बाहर की तरफ निकल रही है, ये वाली दिख रही है आपको, तो ये बाहर की तरफ जो फील्ड लाइन निकल रही है, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो पासिंग थ्रू हो रही है किसके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? और अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हमने देखा कि सर हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब चार्ज अंदर तो हो, कम से कम चार्ज अंदर तो हो। ये तो चार्ज सरफेस पे रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर की तरफ। अब ऊपर देखो, चार्ज मान लो हल्का सा भी अंदर होता ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सिलेंडर से ही तो निकलती बाहर, सिलेंडर से ही तो बाहर निकलती। एक बात बताओ कि मान लो इस तरह से भी चार्ज, मान लो एक बॉल की सोचो, फुटबॉल की तरह सोचो, फुटबॉल का जो सेंटर है ना, फुटबॉल का सेंटर वो सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ जो आधी फुटबॉल तो बाहर निकल रही है, आधी फुटबॉल अंदर है, तो अंदर जो आएगी फुटबॉल जैसे, तो इस चीज को भी भूल जाओ। आप तो एक बल्ब लेके सोचो, इतना बड़ा बल्ब है और बल्ब जो है उसका, बल्ब का जो सेंटर है वो सेंटर इस जगह रखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि कुछ लाइट रेज, जो लाइट रेज की तरह सोचोगे तो लाइट रे बाहर भी तो निकलेंगी और कुछ अंदर भी जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि सभी अंदर जा रही हैं, सभी अंदर थोड़ी जा रही हैं। यदि वो बल्ब थोड़ा सा भी नीचे होता, थोड़ा सा भी नीचे होता, तो हम फिर कह सकते थे कि बाहर लाइट रे जाएंगी ही नहीं, ठीक है ना। अंदर ही अंदर लाइट आ जाएगी, चारों तरफ आएगी कि नहीं आएगी, तब हम कह सकते थे। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब होता जब ये थोड़ा सा चार्ज अंदर होता, मतलब इसके इनसाइड होता। लेकिन अभी क्या है, ये सरफेस पर, ठीक है ना। तो सरफेस पे तो कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब ऐसा मत करना एलिमेंट लेते जाओ और ट्रिक से क्वेश्चन को करते जाओ, इंटीग्रेशन कर दो गाइस। हमारी बात समझो, इंटीग्रेशन नहीं करना है। सेम जो सिलेंडर है इसके जस्ट ऊपर एक सिलेंडर मान लेता हूं मैं, वही L लेंथ का, ठीक है। सिमेट्री बनानी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है ना, कैसे भी बनाओ चाहे। अरे बात समझ में। तो एक बात बताओ, L लेंथ का मैंने ऊपर ही सिलेंडर ले लिया, ठीक है। तो अब ये पूरा जो 2L लेंथ का जो सिलेंडर है कंप्लीट, इस 2L लेंथ के सिलेंडर में अब ये जो चार्ज रखा हुआ है ये सेंटर पर रखा है कि नहीं रखा, रखा है। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, अब ये पूछे कि बताओ कि सर अब 2L का सिलेंडर है, इस चार्ज के कारण कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस पूरे सिलेंडर में से, दैट इज द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी कैन से, अब तुम कह सकते हो इस चीज को कि अब Q अपॉन एप्सिलॉन निकलेगा। तो जब पूरे सिलेंडर में से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि नीचे जो सिलेंडर आपने लिया है इसमें से कितना निकलेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया। आ रही बात समझ में?
डायरेक्ट ट्रिक से करना है इस तरह से कि इतनी फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस होंगी, इतनी फील्ड लाइन इस चार्ज के कारण, ये जो फील्ड लाइन है ना ये इतनी जाएंगी Q/2ε। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल सिंपल करा रहा हूं अभी मैं, अभी चलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि कोई एक हेमीस्फीयर अपने पास, ठीक है ना, इस तरह से, सही नहीं बना क्या, बना देते दोबारा। ठीक है, इस तरह से कोई हेमीस्फीयर है, ठीक है, इस तरह से हेमीस्फीयर है। ठीक है, और इस हेमीस्फीयर के सेंटर पर एक +Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमीस्फीयर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आपको अब समझ में आ गई होगी ये चीज़ कि अब क्या करना होगा, हमें सिमेट्री बनानी होगी। आ रही बात समझ में? कैसे बनाओगे सिमेट्री? इसको पूरा स्फीयर मान लो। अब ये पूरे स्फीयर के सेंटर पर आया कि नहीं आया, और सेंटर पर आ गया तो Q/ε। और जरूरी नहीं है बच्चों, देखो मेरी बात समझना कि सेंटर पे आए तो ही Q/ε हो। यदि सेंटर से आगे पीछे भी होता ना तो भी Q/ε होता, लेकिन हमें सिमेट्री बनानी है क्योंकि हम उसकी कैलकुलेट कर सके, उसको पार्ट में डिवाइड कर सके बराबर, इसलिए हम सिमेट्री बनाने। अब देखो Q/ε इस पूरे स्फीयर में से निकलेगा, इस हाफ में से कितना निकलेगा, Q/2ε। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, ये नोट कर लेना बच्चों, वीडियो को पॉज करके, बोल नहीं रहा मैं, इसका मतलब ये मैंने ऐसा नहीं कि नोट ही नहीं करा इनको। ठीक है, एक अपने पास क्या है, क्यूब है, ठीक है ना, इस तरह क्या है, क्यूब। ठीक है, फील लेना इस चीज को। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस क्यूब के, ध्यान रखना, क्यूब की जो साइड है वो सब साइड ए है। ठीक है ना, वैसे यूज आनी नहीं, फिर भी बता देता हूं। ठीक है ना, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में, क्यूब जैसे क्यूब, एक आप रूम को फील कर लो, वैसे क्यूबॉइड है रूम अपना, लेकिन फिर भी क्यूब की तरह फील करो इसको। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ, दैट इज द +Q। ठीक है, एक चार्ज क्या रखा हुआ है, दैट इज द +Q। तो क्वेश्चन क्या है, एक तो ये है कि फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द दिस Q। ओके, मतलब फाई टोटल निकालना। ये क्वेश्चन तो कॉमन है और इसका आंसर आप बता भी दोगे एक बार, अभी बताया था ना Q/ε आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है समझना, कि फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू ए सरफेस। आ रही बात समझ में? थ्रू ए सरफेस ऑफ दिस क्यूब। एक फेस की बात कर रहे हैं, कितनी फेस होती है, कितनी एज होती है, तो सारी चीजें आप जानते हो। ठीक है ना, तो केवल एक फेस से, समझ लो कहने का मतलब, फाई एक फेस से निकालना, केवल एक फेस से। जैसे कितने फेसेज है इसमें, 6 फेसेज है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, सिमेट्री दिख रही होगी इसमें। ठीक है, चलो करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता है, गॉस थ्योरम से Q/ε क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एक बात और ध्यान रखना कि +Q यदि सेंटर में भी नहीं होता ना, थोड़ा सा आगे पीछे भी होता, तो वी कैन सी इजीली कि अभी भी जो क्यूब के कारण, जो क्यूब में से जो नेट फ्लक्स निकलेगा ना, दैट इज द Q/ε। ओके, लेकिन यदि सेंटर में ये अब नहीं है, किस क्वेश्चन के लिए, इस फेस के लिए, फेस से आपसे पूछे फिर सेंटर में नहीं है ना, तो फिर सिमेट्री नहीं है। एक बात बताओ मुझे, कोई बल्ब है बिल्कुल सेंटर में रखोगे, आप बोलोगे कि टोटल लाइट कहाँ जा रही है, तो इस क्यूब में ही जा रही है, अंदर ही अंदर। अब टोटल Q/ε मान ली उसकी लाइट रेज है ना। अब वो बल्ब आप थोड़ा सा खिसका दो, थोड़ा खिसका दो, तो क्या होगा, उधर की तरफ ज़्यादा रोशनी आएगी नहीं, उधर ज़्यादा लाइट आएगी, इधर कम हो जाएगी, थोड़ी सी होगी कि नहीं होगी, तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आप चार्ज थोड़ा इधर खिसका दोगे तो इसमें से फ्लक्स ज़्यादा क्रॉस होगा, इसमें से फ्लक्स कम जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से फ्लक्स फिर चेंज हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सिमेट्री होना ज़रूरी है। ठीक है ना, जब भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो फाई ऑन फेस कैसे निकालोगे, मुझे एक बात बताओ, सिमेट्री है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, इस चार्ज के कारण बिल्कुल इस तरह से फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरह से ऊपर नीचे चारों तरफ। ठीक है, निकलते हुए, और सेंटर में है तो हर फेस में से, क्यूब वैसे क्यूबॉइड भी नहीं है, क्यूब है। ठीक है, तो हर फेस में से सेम फ्लक्स निकलेगा, निकलेगा ना। और टोटल फ्लक्स कितना है, Q/ε, और 6 फेसेज है, तो एक फेस से कितना निकलेगा, Q/6ε। इज इट क्लियर? तो Q/6ε। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं और आगे। इसी क्यूब के देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन।
अभी छोटा थोड़ा लेवल ऐसा चल रहा है नीचा, तो लेकिन धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे इसमें बहुत, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सेम क्यूब है हमारे पास इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से क्यूब है, और साइड ए है, बस जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। अब की बार जो चार्ज रखा हुआ है वो एक वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस क्यू। समझना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो ये आपको फाई टोटल निकालना है, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, ओके। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अपना कि अपने को फाई निकालना है सरफेस में से, सॉरी फेस में से, एक फेस में से, ठीक है ना, एक फेस में से कितना फाई होगा, ठीक है ना। आपको कितने फेस है आपको पता है ना, 6 फेस है, तो कितना होगा इसमें से फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आना चाहिए चीज, ठीक है। परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस क्रॉस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं सारी की सारी, ठीक है। चलो करके देखते हैं, फील लेना इसको, ठीक है। तो फाई टोटल की बात करें, फाई टोटल ऐसा मत कर देना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो, अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ज है ना अंदर नहीं है। मैंने सिलेंडर का केस बताया था ना, सिलेंडर में किस तरह से हमें सिमेट्री बनाई थी कि सर एक ऊपर सिलेंडर में मान लिया था। हेमीस्फीयर का बताया था कि सर क्या किया था कि पूरा स्फीयर मान लिया था, ऊपर एक हेमीस्फीयर और मान लिया था। अब क्या करना है, सिमेट्री तो बनानी है, और करना क्या है, तो सिमेट्री कैसे बनाएंगे। सिमेट्री बनाने के लिए हमें देखो कुछ नहीं करना, इस प्लस क्यू को कैसे भी सर सेंटर में ले आओ, तब तो हम बता देंगे सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें से निकलेगा। आ रही बात समझ में। तो सेंटर से कैसे लाएंगे इसको, तो एक सोचो, इस रूम की तरह सोचो, ठीक है ना, इस रूम की तरह सोचो। अब बच्चों पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस फेस में से क्यों, इस क्यूब में से क्यों नहीं निकला पूरा, ये इसलिए नहीं निकला क्योंकि इसको फुटबॉल की तरह सोचोगे ना, फुटबॉल की तरह। तो एक बात बताओ, जैसे इस कोने में ऊपर की तरफ फुटबॉल रखी है, ठीक है, इधर की तरफ, तो फुटबॉल का ऊपर का हिस्सा बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, आधा इधर का भी निकल रहा है, आधा इधर का भी, तो थोड़ा सा पार्ट आ रहा है ना इधर, थोड़ा सा पार्ट आ रहा है ना। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सब जगह से निकलेंगी, तो बाहर भी तो जाएंगी, अंदर अंदर थोड़ी आएंगी सारी फील्ड लाइन। एक बात बताओ, इस प्लस क्यू के कारण सारी फील्ड लाइन अंदर आ जाएंगी क्या? नहीं आएंगी ना, बाहर भी तो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए नेट फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब समझना इस चीज को कैसे लिखेंगे कि इस रूम को सोच, सपोज करो इस रूम को, इस रूम के ऊपर एक रूम, इस रूम के ऊपर एक रूम, इस रूम के जस्ट बगल में एक रूम, इस रूम के इधर एक रूम, और उस रूम के एक इधर रूम, एक रूम। देखो समझो दोबारा से, ये रूम है, ठीक है, इस फील करके देखो इस क्वेश्चन को, इस रूम के जस्ट पीछे एक रूम है, इसके जस्ट इधर बगल में एक रूम है, और उस रूम के जस्ट बगल में एक रूम है। 4 रूम हुए कि नहीं हुए अपने पास? 4 रूम्स हो गए, एक ये वाला, एक इसके पीछे वाला, एक इसके बगल वाला, एक बगल वाले के पीछे वाला, 4 हो गए ना। ऐसे इसके ऊपर 4 और रख दो, सेम चारों के ऊपर 4 रूम और है, तो ये बहुत बड़ा हॉल बना के नहीं बना, एक तरह से बना के नहीं बना। और अब मुझे फील करके सोचो इस चीज को कि अब ये क्यू चार्ज जो आपने सेंटर पे रखा था, क्यू चार्ज इसके वर्टेक्स पे रखा था, अब ये पूरे हॉल के सेंटर पे आया कि नहीं आया? सोचो इस चीज को, रूम, रूम के बगल रूम, रूम के बगल रूम, बगल के बगल रूम, ठीक है। 4 तो ये रूम हो गए, चार्ज कहाँ रखा है, चार्ज कहाँ रखा, यहाँ रखा है, और 4 ये नीचे के रूम हो गए, ठीक है। सेम 1 2 3 और 4, तो सेंटर में आ गया ना चार्ज, आ गया ना। तो सेंटर में चार्ज आ गया, तो अब कह सकते हैं कि इस पूरे हॉल में से जो नेट फ्लक्स पास होगा ना, दैट इज द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे हॉल में से जो नेट फ्लक्स क्रॉस होगा, दैट इज द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी कैन से, अब इस चीज को हम कह सकते हैं, पहले नहीं कह सकते थे क्योंकि पहले ये जो चार्ज था थोड़ा बाहर भी निकला हुआ था, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, सिमेट्री लिया आपने सब जगह, तो 8 क्यूब हुए कि नहीं हुए? एक रूम, ये वाला रूम, वो दूसरा रूम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, 8 रूम हो गए। तो 8 रूम में से निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक रूम से कितना निकलेगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? सॉरी, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को फील करो, ठीक है, फील करना है और कुछ नहीं, फॉर्मूले नहीं लगाने यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। अब एवरी फेसेज में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा ये हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे इस चीज को कि सॉरी अपने पास कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, वर्टेक्स पे। तो उस वर्टेक्स की बात करें तो
सपोज करना इस चीज को, इस चार्ज में से, आपको पहले भी कराया मैंने जब फ्लक्स पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, कि इस चार्ज में से कहां से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो सकती है, ठीक है ना। तो फील्ड लाइन ऐसे तो है नहीं कि घूम के इस कोने पे से घूम के छत पे से निकल जाएगी, परपेंडिकुलर तो जा ही नहीं सकती, ऐसे निकलेंगे बाहर, तो परपेंडिकुलर जा सकती है सरफेस पे से, नहीं जा सकती ना। इससे बगल वाली पे से कैसे जाएगी, यो घूम के दी जाएगी, और इस पे से कैसे जाएगी। कहने का मतलब जो वो वर्टिक्स है ना, जिस फेसेस से मिलकर बना है, उस फेसेज में से एक भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं होगी। तो कितने फेस बचते हैं बच्चे, कुछ 3 फेस, टोटल 6 होते हैं, 3 में से तो क्रॉस हो ही नहीं रहा परपेंडिकुलर, टोटल कितने बचे, 3 फेस। तो वी कैन से इजीली कि दैट इज द 5 फेस इज इक्वल टू Q/24ε0। इसका डिवाइडेशन कर दो 3 में, 3 से डिवाइड कर दो, 3 में डिवाइडेशन कर दो, हम कह सकते हैं कि एवरी फेसेस में से, ईच फेसेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/24ε0। तो यहां तक वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए एक बार। हो गया बच्चा नोट ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्यूब के क्वेश्चन ही करने, ठीक है। देखिए कि इस तरह से मान लो आपके पास एक क्यूब है, अगेन ये क्यूब बना रखा है, अरे ठीक है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में इसके वर्टेक्स पे रखा था मैंने, अब मैं रख रहा हूं कि इसकी जो एज है उस एज के सेंटर पे, ठीक है, जैसे यहां रख रहा है, ठीक है ना, यहां रख रखा है मैंने, ठीक है ना। आप कहीं भी रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, किसी भी एज के सेंटर पे रख लो, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है दोबारा से, एक तो निकालना फाई टोटल और एक निकालना अपने को फाई सरफेस, एक एवरी फेस में से, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है कि एक तो नेट फ्लक्स कितना निकलेगा इस पूरे क्यूब में से, और दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि एक सरफेस में से, एक फेस में से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये वही सिमेट्री बनानी है हमें, ठीक है। इसको कैसे भी करके सेंटर पर लाना है, ठीक है ना। तो कैसे लाओगे सेंटर पे, तो देखो एक ये रूम है अपने पास, ये सपोज करो इस रूम के एक एज के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके जस्ट बगल में एक रूम रख लो, इसके जस्ट बगल में इधर रख लो, और एक जस्ट इसके बगल में रख लो, हो जाएगा क्या, सोचो हो जाएगा क्या, फील करो इस चीज को। इसके ऊपर रख लो, बगल के छोड़ दो, चलो इसके ऊपर रख लो, इसके जस्ट बगल में रख लो, इसके ऊपर रख लो, अब सोचो अब हो जाएगा क्या। या इधर रख के देखो, ये सोचना है, मैं सोचना बता रहा हूं तो मैं इस चीजों को, हो जाएगा क्या। इस रूम के जस्ट ऊपर रूम, फिर इसके जस्ट पीछे रूम, और पीछे वाले के ऊपर रूम। अब सेंटर पर आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। नहीं आएगा बताओ सेंटर पे, इस रूम के जस्ट पीछे रूम, इस रूम के जस्ट ऊपर रूम, इस रूम के जस्ट पीछे रूम, ठीक है ना। 4 रूमों के बीच में सेंटर पे आ गया एज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब पूरा एक हॉल बना, इस हॉल में से कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा दैट इज द Q/ε0। इज इट क्लियर। एक क्यूब में से कितना निकलेगा, तो 4 रूम के में से निकल रहा है Q/ε0, तो एक में से कितना निकलेगा, दैट इज द फाई टोटल इक्वल टू Q/4ε0। इज इट क्लियर। अब बात करें फेस की, तो मुझे एक बात बताओ, किस फेस में से होके क्रॉस नहीं होगा। वही चीज वर्टेक्स की कहानी, वर्टेक्स की कहानी में क्या किया, जहां जहां वर्टेक्स वो ऐड हो रही है जिस फेसेस से, वहां से क्रॉस नहीं होता, क्योंकि वहां से परपेंडिकुलर लाइंस क्रॉस हो ही नहीं सकती। तो सेम यहां से देख लो, जो एज जिस फेस से टच हो रहे हैं, जैसे ये एज, एक ऊपर वाला एज किससे हो रहा है, एक तो ऊपर वाले से हो रहा है, एक साइड वाले से हो रहा है। तो एक बात तो न्यो घूम के न्यो फील्ड लाइन जाएंगी क्या, न्यो घूम के न्यो थोड़ी जाएंगी, नहीं जाएंगी ना। कैसे जाएंगी, 1 2 3 4, 2 में से नहीं जाएंगी, 4 में से जाएंगी। तो जब पूरे क्यूब में से Q/4ε0 जा रहा है, तो एक फेस में से कितना जाएगा, तो 5 फेस इक्वल टू Q/16ε0। 4 से डिवाइड कर दो, सिमेट्री है कि नहीं पूरी तरह से। इज दैट क्लियर, आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में वही हमारे पास एक क्यूब है इस तरह से, ठीक है। और इस क्यूब के अब की बार कहाँ बच रहा है, एज पे रख लिया हमने, वर्टेक्स पे रख लिया, सेंटर में रख लिया।
अब किसी एक फेस के सेंटर पे रख के देखो, जैसे ये पूरा रूम है, इस रूम के बिल्कुल ये फेस यहाँ सेंटर है, इस जगह एक फेस मान लो ये वाला, इसके सेंटर पे रखा है, इसके सेंटर फेस के सेंटर पे रखो, फेस के सेंटर पे। आ रही बात समझ में? ये पूरा रैम है, 6 फेस है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो एक फेस कोई सा भी ले लो, उस फेस के सेंटर पर रख लो, ठीक है ना। वैसे इस फेस के जो बाहर से आपको दिख रहा है ना, इस फेस के सेंटर पर रख लिया मैंने क्यू। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो अब बताओ कि वही 2 क्वेश्चन दोबारा से, कि फाई टोटल निकालो एक तो, और एक फाई निकालो सरफेस के लिए, फेस के लिए, एवरी फेसेस के लिए, दोनों निकालने। कैसे निकालोगे? तो वही हमें सिमेट्री बनानी दोबारा से। इस रूम के जस्ट बगल में एक रूम रख दो, इस रूम के जस्ट एक बगल में एक रूम रख दो, ऊपर रखने की जरूरत ही नहीं है। अब फेस के सेंटर पे सोच के देखो, फेस के सेंटर पे एक फेस, रूम का कोई एक फेस है, ये वाला फेस है, इस फेस के सेंटर पे रखा है यहाँ, तो इसके जस्ट बगल में एक रूम रख दोगे, एक रूम और मान लोगे। तो बताओ मुझे, ये जो फेस के सेंटर पर जो चार्ज रखा था, ये पूरे हॉल के लिए जो आपने बनाया एक रूम पूरा 2 रूमों के हिसाब से, तो इसके लिए ये सेंटर पर आया कि नहीं आया? तो दोनों रूमों में से कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? Q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एक रूम में से कितना निकलेगा? दैट इज द फाई टोटल। कितना निकलेगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एवरी फेसेस की बात करें, एवरी फेसेस की बात कर लो, तो एक रूम में से निकल रहा है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात बताओ, इस फेस में से क्रॉस करके इस फेस में थोड़ी घुस जाएगा दोबारा से? फील्ड लाइन इसमें से निकल के यही परपेंडिकुलर चले जाएंगे क्या? बच्चे कुछ 5 फेसेस में जाएगा, 5 फेस बच रहे हैं, उनमें से तो जाएगा, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी। 5 फेस बच रहे हैं, इसके अलावा एक फेस जहाँ चार्ज रखा है उस फेस के अलावा 5 फेस बचे ना, तो 5 फेसों में से जाएगा। तो वी कैन से इज इक्वल टू 5 फेस इक्वल टू Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द ईच फेसेस Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ? चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं क्यूब का, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दी आपको, फेस से, एज से, वर्टेक्स से, उसके सेंटर से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और अच्छा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना। इस तरह से मान लो एक क्या है हमारे पास, क्यूब है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है अच्छा है क्यूब। अब इस तरह से अपन के पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है ना। एक चार्ज रखा हुआ है Q, ना तो वर्टेक्स पे रखा है ना बीचों बीच रखा है, समझना, ना तो बीचों बीच रखा है, ना वर्टेक्स पे रखा है, ना एजेज पे रखा है, ना फेसेस पे रखा है। वो रखा है इस वर्टेक्स से, ये वाली जो वर्टेक्स है, कोई सी वाली वर्टेक्स मान लो, एक कोई सी भी, ठीक है ना। इस वर्टेक्स से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे, ये जो डिस्टेंस है ना, डेल एल है। डेल एल का मतलब, डेल एल ये समझ लो, डेल एल इज 10⁻�0, मतलब बहुत कम डिस्टेंस छोड़ के, ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर रखा है प्लस Q चार्ज। समझना इस चीज को, ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन है फर्स्ट, फाई टोटल, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है फाई फेस, ठीक है ना, एवरी फेसेस। दोनों क्वेश्चन बताने, ठीक है ना। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब मुझे एक बात बताओ, जो आपको मैंने फुटबॉल का कंसेप्ट बताया था, ठीक है, तो फुटबॉल का अब सेंटर पे सेंटर नहीं रखा, फुटबॉल पूरी अंदर आ गई, मतलब ये चार्ज पूरा अंदर आ गया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब गॉस लॉ स्टार्ट किया था, मैंने एक चीज समझाई थी गॉस थ्योरम में, कि चार्ज अंदर होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, इस स्पेस में अंदर कहीं भी हो, इस चार्ज अंदर जो आपने सरफेस लिया है, क्यूब लिया है, स्फीयर लिया, कहीं भी हो चार्ज, टोटल कितना जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा। इज दैट क्लियर? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाना ही जाना है। पहले क्यों नहीं जा रहा था? पहले तो क्या है, आधा फेस बाहर निकल रहा, जैसे इस चार्ज के कारण मान लो वर्टेक्स पे था, तो क्या होता था, कुछ फील्ड लाइन बाहर निकल जाती थी, लेकिन अब थोड़ा ये अंदर आ गया बिल्कुल। अब मतलब कहने का मतलब बिल्कुल अंदर, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा कोने पे डिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल क्या है, अंदर है। कहने का मतलब डेल एल जो है वो 10⁻�0 है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अब जो फील्ड लाइन्स होंगी इस पूरे फेसेस में से जाएंगी, अब बाहर कोई फील्ड लाइन नहीं जाएंगी, ठीक है। दैट इज द फाई टोटल इज इक्वल टू क्या रहेगा अभी भी, Q एप्सिलॉन नॉट। और एक लाइन मैंने समझाई थी कि शेप एंड साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी शेप हो और कैसा भी साइज हो, ठीक है। अंदर चार्ज रखा हुआ है मान लो Q, तो उसके कारण जो नेट फ्लक्स होगा 3D सरफेस के लिए, दैट इज द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑलवेज एप्लीकेबल, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। अब बात करें ईच फेस के लिए, ये क्वेश्चन अच्छा है ईच फेस का, क्योंकि ईच फेस में अब सेम नहीं जाएगा, सब में क्या सेम नहीं जाएगा। सेम क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब सिमेट्री नहीं है।
पहले तो सेंटर पे था तो इसलिए बोल दिया कि इधर लाइट वाला कंसेप्ट बताया था ना कि सेंटर पर लाइट रखा है, कोई बल्ब रखी है, बल्ब रखा है तो वो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सेम लाइट देगा तुम्हें, ठीक है। मान लो इधर खिसका दोगे उस बल्ब को तो इस दीवार पे ज़्यादा लाइट देगा। इस वर्टेक्स पे रख दो आप बल्ब को, एक बार वर्टेक्स पे रखोगे तो क्या होगा, ये वाली फेस, ये वाली फेस और ये ऊपर वाली फेस, इस पर लाइट कम आएगी और बाकी के 3 फेसों पे लाइट ज़्यादा आएगी। आ रही बात समझ में? तो चार्ज से कंपैरिजन करो उस चीज़ का, ठीक है ना। जैसे चार्ज प्लस क्यू है, इसमें से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो इसमें से ऊपर वाले फेस में जिस वर्टेक्स के पास रखा है वो वर्टेक्स जिस फेसेस से मिल रही हैं, जिस फेसेस से मिलके बन रहा है ना वो वर्टेक्स, उस वर्टेक्स के जो जितने भी फेसेज हैं पास में, उन वर्टेक्स के जितने भी फेसेज हैं ना पास में, उस फेसेज में से जो फ्लक्स जाएगा, उस फेसेज में से जो फ्लक्स जाएगा तो सही लेकिन बहुत कम जाएगा, वो मैं मान लेता हूं दैट इज द फाई डैश। इज दैट क्लियर? तो 3 फेस होते हैं एक वर्टेक्स के पास में, एक ऊपर वाला, जैसे इस वर्टेक्स की बात करें तो एक ऊपर वाला, एक साइड वाला, एक ये वाला, तो तीनों फेसों में से सेम जाएगा, फाई डैश इसमें से, फाई डैश इसमें से और फाई डैश उसमें से। आ रही बात समझ में? तो तीनों में से फाई डैश जाएगा कि नहीं जाएगा, तो लो तीनों का फाई डैश ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? अब बात करें बचे कुछ 3 फेसों में, तो बचे कुछ 3 फेसों में कोई फर्क पड़ेगा कि इस चार्ज पे जितना वर्टेक्स पे रखा था तब जा रहा था उतना ही अब जाना है, जितना वर्टेक्स पे रखा था तब जा रहा था ना उतना ही अब जाना। तो बताओ वर्टेक्स पे रखा था तब कितना जा रहा था, कितना जा रहा था? सोचो इस चीज को। एक बात बताओ, वर्टेक्स पे रखा था जब आपने हॉल बनाया था, नहीं बनाया था, ऊपर इधर साइड में, तो Q/8 एप्सिलॉन एक क्यूब में से गया था, फिर 3 में से Q/24 एप्सिलॉन आया था, एक फेस में से कितना गया था, Q/24 एप्सिलॉन गया था। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे कुछ तीनों फेसों में से Q/24 एप्सिलॉन प्लस Q/24 एप्सिलॉन प्लस Q/24 एप्सिलॉन इस तरह से जाएगा। मैं ऐड कर देता हूँ Q/24 एप्सिलॉन प्लस Q/24 एप्सिलॉन प्लस Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो टोटल है ये फ्लक्स किसके होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट के। टोटल फ्लक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? आ रही बात समझ में? तो ठीक है, 3 फाई डैश प्लस इधर से 3 Q/24 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये 8 बार कट कर लो, 3 फाई डैश Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? तो 3 फाई डैश, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो 8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 8Q माइनस के Q, तो 7Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और 3 को मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो 5 डैश की वैल्यू आई 7Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो जो फेस पास में है उस चार्ज के, उनमें से तो जाएगा 7Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी में से कितना जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है? तो बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज द गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन किया। अभी तो इसकी 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगा, मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मज़ा नहीं आया अभी क्वेश्चन करने में, ठीक है। अभी फीलिंग दिलाऊंगा, अच्छी फीलिंग आएंगी इसमें, देखना बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एडवांस लेवल की नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे, ठीक है। एक क्यूब है, रॉड क्रॉस हो रही है, रॉड वी वेलोसिटी से चल रही है, बताओ ग्राफ बनाओ इसका, कितने फ्लक्स का ग्राफ और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ रहेगा, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन कराने का एडवांस में आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोचना है रेक्टेंगल की तरह, ठीक है ना। रेक्टेंगल बना के सिलेंडर में, सिलेंडर को काटना पड़ेगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, वायर ऊपर से जा रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करने। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इस चीज़ को देखना, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और फेसबुक पे कांटेक्ट करना चाहे तो फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।